डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और 18 अगस्त को मोहतरम इमरान खान के वज़ीर आज़म बनते ही इस बात का इंतज़ार होने लगा था कि वो कब कराची आएंगे। खैर उनको आने में कोई 4 हफ्ते लग गए और ख़्याल ये था कि इमरान खान साहब जब कराची आएंगे तो माजी के वज़राए आज़म जिस तरह आते रहे, यानी 2002 में मुझे याद है वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ साहब, फिर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब, फिर 2008 में हमारे मोहतरम गिलानी साहब यानी यूसुफ गिलानी साहब, और फिर 2013 में मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हुए, और फिर 2018 में इमरान खान। और ये रवायत पता नहीं क्यों कब कैसे पड़ी कि हर वज़ीर आज़म अपनी पहली फ़ुर्सत में यानी वज़ारत उज़्मा का हल्फ़ उठाने के बाद कराची मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देता है। और बहरहाल उसको देना भी चाहिए कि ये जो वज़ारत उज़्मा है, बल्कि ये मुल्क है और ये सब कुछ जो पार्लियामेंट है, ये सब बानी पाकिस्तान कायद आज़म के सबब है, जिनके सबब पाकिस्तान वजूद में आया और जिसके समराज से हमारे ये हुक्मरान मुस्तफ़ीद हो रहे थे। लेकिन ये माजी के वज़राए आज़म के मुकाबले में मेरा ख़्याल था कि इमरान खान जब कराची इतने अरसे बाद आ रहे हैं तो थोड़ी सी तब्दीली होगी। बहरहाल इस हद तक तब्दीली देखने में आई कि एयरपोर्ट से मज़ार क़ायद तक वो हेलीकॉप्टर में आए। इसी तरह वहाँ से फिर मज़ार क़ायद से स्टेट गेस्ट हाउस जो सदारती कैंप बन गया और पता नहीं क्यों बन गया है, वो हेलीकॉप्टर में आए। इस तरह कम से कम वो कर्फ्यू का समय नहीं था, हटो बच्चों का माहौल नहीं था, शहरियों को परेशानी नहीं हुई। लेकिन मुझे ये ख्याल था कि जब इमरान खान कराची में आएंगे तो रवायत से हटकर होगा, ये नहीं जैसा कि हुआ 2002 और 2008 2013 की तरह। मुझे तो लगा कोई जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही है कि 1 से 2 तक उन्होंने गवर्नर साहब के साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की और दिखाया गया कैमरों में फ़ोटो सेशन ही था कि मुस्कुराकर हंसकर बात कर रहे हैं। अगले 1 घंटे बाद गवर्नर साहब और वज़ीर आला के साथ डीजी रेंजर शामिल हो गए, कोर कमांडर कराची शामिल हो गए और हमारे चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी आईजी सिंध हो गए। और फिर लॉ एंड ऑर्डर पर गुफ्तगू हुई। हस्ब रवायत वही सवाल हुए कि स्ट्रीट क्राइम पर किस तरह रोका जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को किस तरह बेहतर बनाया जाए। उसके 1 घंटे बाद जो मालिकाने टीवी और अखबार, फिर उसके अगले 1 घंटे बाद हम पुअर एंकर हज़रात जो 1 घंटे इंतज़ार करते रहे उनसे गुफ्तगू हुई। और फिर उसके 1 घंटे बाद ताजरों के साथ वो खैर उन्होंने ज़रा तब्दीली ये की कि गवर्नर हाउस में डिनर हुआ, उनसे ताजर सनतकारों से अपील की, पैसे भी मिल गए और फिर उसी शब वापस इस्लामाबाद चले गए। यानी उन्होंने माजी के प्राइम मिनिस्टर्स की यानी ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की रवायत को बरकरार रखा कि बहुत ही शायद कोई अरसे 5 साल में एक बार हुआ हो जब कराची आने के बाद उन्होंने गवर्नर हाउस में शब बसरी की हो। तो खान साहब से तवक्को थी मैंने, लेकिन कि ये इसमें कोई तब्दीली लाएंगे। लेकिन उससे बढ़कर ये हुआ कि खान साहब ने सिंध में जो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है अफगानों और बंगालियों और बर्मियों और कुछ लोग कहते हैं गैर सिंधियों की कानूनी हैसियत, सिंध के कौम परस्त ख़ास तौर पर मुतालबा करते हैं कि इन सबको वापस भेजा जाए। लेकिन खान साहब का कहना है और बहरहाल एक हकीकत भी है कि ये लोग बरसों से इंतहाई मसाइब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि इनको किस तरह लीगलाइज़ किया जाए, किस तरह इनको कानूनी हैसियत दिया जाए, शहरियत दी जाए, शनाख्ती कार्ड दिया जाए, पासपोर्ट दिया जाए, जो उन्हें रिश्वत के ज़रिए मिल तो जाता है। लेकिन खान साहब के इस सवाल ने जो उन्होंने कराची आमद में पहली बार किया, एक हंगामा बड़ा बर्पा कर दिया है और सिंध में पीपल्स पार्टी की तहरीक इंसाफ की क़यादत को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ नुसरत सहर अब्बासी हैं, अपनी MPA-शिप की हैट्रिक कर चुकी हैं और असम्बली में अपोजिशन की जो एक बुलंद बाला आवाज़ आती है वो नुसरत सहर अब्बासी की आती है। बीच में जो बैठे हैं मोहतरम, उनका तारुफ बात में कि वो थर्ड आते हैं, लेकिन हीर सोहो भी कोई 4थी बार MPA बनी हैं। पहले MQM में थी, अब पीपल्स पार्टी की हैं, माशाल्लाह इनका घराना है। और नजीब हारून साहब का मैं तारुफ कराता चलूँ कि ये तहरीक इंसाफ के बानियों में से होते थे। जब हम उस ज़माने में टेलीविज़न पे बुलाया करते थे तो हमें तो कोई मिलता ही नहीं था, न पंजाब में, KP में भी एक आध कोई होता था, खान साहब तो खैर आ जाया करते थे, 1-2 और होते थे। तो इतने सीनियर रहनुमा हैं। और फिर जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब का ये कहना कि बनाया जाएगा, इस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार हुआ है। मैं इसलिए हीर सोहो से नहीं पूछूंगा कि खाली उनका पस मंजर सिंध में है, लेकिन ओवरऑल आप क्या समझते हैं ये जो आया मुतालबा? हीर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे देखिए ये जो इशू है वो आप अगर देखें 74 के बाद हमेशा सेंसिटिव रहा। जितने भी बंगाली, बिहारी, बर्मी पाकिस्तान में आए और ख़ुसूसी सिंध में आए तो एक हमेशा यहाँ से नेशनलिज्म ने कोशिश की कि यहाँ पर, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज पे जो है ना अच्छा खासा बर्डन पड़ रहा था। अच्छा ये फिर ऐसा गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि 84 तक जो लोग थे हम उनको नेशनलिटी देंगे और उसके बाद जितने भी लीगल आए उनको हम वापस भेजेंगे। और ये हमेशा सिंध में दो इश्यूज़ जो सेंसिटिव रहे हैं, एक पानी का इशू काला बाग डैम हो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो, तीसरा ये इमिग्रेंट के हवाले से जो गैर कानूनी वाला जो आप लोगों का नारा चल रहा था ना। तो वो ये 2-3 इश्यूज ऐसे थे जिसमें मैं सोचती हूँ कि सिंध की आवाम हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी चीज़ें, लेकिन इन तीनों इशू पे चाहे हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लाख इख्तिलाफात हो चीज़ों में, लेकिन जब ये इश्यूज़ आते हैं तो सिंध के आवाम एक साथ हो जाते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टैंड होता है। अच्छा ये जब इशू तो है ना, इशू है, लेकिन हम ये कह रहे हैं मुझे देखिए अगर इशू है ना तो फिर पंजाब भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, बलूचिस्तान भी है। जो स्टैंड लेना चाह रहा है, जो समझता है कि भाई इनका हल सोल्यूशन निकलना चाहिए तो डिबेट करे, वो अपने सूबों में रखें, ज़्यादा अच्छा है। हम ऑलरेडी यहाँ पर जॉब्स का इशू इतना बड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है, आपके रिसोर्सेज आपके सामने, NFC अवार्ड इशू है, फंडिंग आपके पास नहीं है, तो हम तो ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि भाई जो लोग हैं, और 18 से 20 लाख तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि अफगानी यहाँ रह रहे हैं, तो उनका 20 लाख तो सुप्रीम कोर्ट, उसका मकसद है कि कितने लोगों को आप नेशनलिटी देकर, और यहाँ पे कहा गया कि खुसूसी कराची में हम रखेंगे। तो ऑलरेडी कराची के हवाले से आपके सामने है कि जो रूरल और अर्बन का जो इशू रहा है वो सिंधी या पुराना सिंधी नया सिंधी जो कहते हैं उन लोगों के इशूज़ रहे हैं। तो हम अफगानी या बर्मी जो यहाँ से इलीगल हैं उनके लिए कोई भी यहाँ मानने को तैयार नहीं होगा। अगर CM प्राइम मिनिस्टर साहब स्टैंड लेना चाह रहे हैं, मुझे खुशी होगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा में ले जाएं, वहाँ पे उनको आबाद करें, वहाँ उनको जॉब दें, चीज़ें करें। लेकिन सवाल है कि आप किसी को कहें यहाँ ना आए वहाँ, लेकिन जरा नुसरत बीबी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है कि आप बहरहाल PTI की अलाई भी हैं और ये इशू इसका सिंध से ताल्लुक़ है और यकीनन बहुत इस पर हसास हैं, ये एक डिबेटेबल बात है कि क्यों है। फिर मैं आज बोलता है लेडीज़ फर्स्ट लेडीज़ सेकंड, मैं थर्ड में आता है। जी नुसरत। मुजाहिद साहब थैंक यू सो मच, बहुत अहम टॉपिक लेकर आप बैठे हुए हैं। देखें जी ये कोई नया डिस्कशन नहीं हो रहा है इस पर, अफगानी या जो बंगाली के हवाले से। हाँ मैं उसी पे आ रही हूँ। देखिए एक तो आपने हमें ये कहा कि आप उनके अलाए हैं, बिल्कुल हैं। इससे पहले हम नून लीग के भी अलाए थे। उसका ये मकसद नहीं था कि नून लीग के जो ऐसे इक़दाम थे हमने खुलकर सिंध में खड़े होकर उसकी मुखालफत की। नहीं है तो नहीं है, सिंध की किसी भी वहदत पर, सिंध के हवाले से किसी भी ऐसा फैसला होगा उस पर कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, बेशक इत्तेहादी हों। अभी आ गया इनका स्टेटमेंट इमरान साहब का कि वो इनको शनाख्त, देखें मेरा ख़ुद पिछले असम्बली में कॉल अटेंशन था, बल्कि रेजोल्यूशन था, रेजोल्यूशन भी इसी पर था कि हम किसी सूरत में बंगालीज़ हों या अफ़गानी हों हम उनको शनाख्ती कार्ड नहीं देने के हक़ में हैं। देखिए सिंध हमेशा बहुत बड़ा दिल रखता है। पहले आपको पता है कि हमारे साथ ये हुआ कि उधर से जब हिजरत हो रही थी तो कहा गया कि पाकिस्तान उधर है, पाकिस्तान उधर है, उधर चले जाओ, तो इस तरह हुआ और फिर बेशुमार इधर माइग्रेशन। लेकिन उसके बाद भी सिंधियों ने बड़ा दिल खोल कर उनको कहा कि आए बिस्मिल्लाह, मेहमान नवाज़ें हम लोग आकर हैं। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि यहाँ जो पैदाइशी सिंधी है, जिसके माँ बाप यहाँ दफन है, आबा व अजदाद दफन है, उसको अपनी जगह ही नहीं मिल रही। उसको अपनी अभी कितने सिंधी हैं यहाँ जिनके अभी NIC नहीं बने हुए, यहाँ कितने यूथ ऐसी है जिनके अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, वो उन मरहल में ही नहीं आए, तो उनको अपनी जगह नहीं मिल रही, उनको यहाँ शहरियत नहीं मिल रही। और आप जनाब उनको दे रहे हैं जो पहले ही आकर यहाँ पर बर्डन किया, हालांकि रहने की जगह दी गई, उनके कारोबार उन्होंने यहाँ बना लिए, उन्होंने अपने यहाँ पे एक सिस्टम बन गया उनका। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है, यहाँ पर सिंध कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। दो वाकई सेंसिटिव इशूज़ हैं, एक काला बाग डैम, दूसरा बंगाली और अफगानी। आप उसके लिए कुछ और हल निकालें, लेकिन ये इस चीज से हम बिल्कुल और इस इशू पे ये है कि मैं ये ना समझे कि दाएं बाएं दोनों एक सिंध का बैकग्राउंड है, मैं भी बरेलवी होते हुए उस तरह हम मेरी पैदाइश भी सिंध की है, कराची की है तो सिंधी और जहांगीर की है। लेकिन इसमें जो अहम बात है, दोनों की बातों का एहतराम करते हुए, कि जब एक कौमी क़यादत इलेक्शन जीत के आती है, और मैं समझता हूँ कि इतने 70 साल के बाद ये वक्त आया है कि हम
मसाइल की आंखों में आंखें डाल के देखें, बजाय इसके कि उसको ऊपर मिट्टी डाल दें या उसको नीचे दबा दें। 45 साल पुराना यह बंगालियों का मसला है, जो भी पैदा हुआ उस वक्त के मखसूस हालात के अंदर, और ये तकरीबन 40 साल पुराना जो मसला है वो ये वाला जो अफ़गानीज़ का है। मैं समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उसको हाईलाइट किया है तो इसके ऊपर जरूरी पहली बार आए और एक सेंसिटिव इशू को ही करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें जब तक लीडर बहादुर नहीं होगा ना, जब तक वो दुश्मन की भी आंख में आंख डाल के नहीं देखेगा और मसाइल को निपटाएगा नहीं और उसको कारपेट के नीचे डालता रहेगा, ये बड़ा जरूरी होता है किसी भी कौम जिस सूबे से ताल्लुक हो और 18वीं तरमीम के बाद वहां की मुंतखब क़यादत के साथ लेकर ये फैसला न किया जाए तो फैसला हो, क्योंकि ऐसे 10-10 साल 5-5 10-10 साल गुजर के, आपकी इजाजत से मैं कंप्लीट, 5-5 10-10 साल गुजर के कल को 100 साल हो जाए, ऑलरेडी 3 नस्लें या तो हम उनको वापस कर चुके होते या वापस कोई ले लिया गया होता। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या इसके ऊपर फिर अलग बात करेंगे कि, लेकिन इस मसले को हमें हाईलाइट करके इसको वंस फॉर ऑल रिजॉल्व करना चाहिए। उसका क्या सल्यूशन होगा वो कंसेंसस से निकलना चाहिए। उसको कैसे इस बार को, इस बोझ को किस तरीके से उठाया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर इंसानी उसके लिहाज से कि नस्ल दर नस्ल बच्चे पैदा हो रहे हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, शादियां भी कर रहे हैं, मामलात भी कर रहे हैं, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, और एक हंग सिचुएशन रख के मैं समझता हूं कि हम 21वीं सदी के भी 2 अशरे अब तकरीबन गुजर गए। हम इन मसाइल मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा ज़रा मुश्किल में है, क्योंकि दाएं बाएं दोनों तरफ खवातीन बैठी हैं, लेकिन मैं क्यों ना एक ब्रेक की तरफ चले जाऊं, उसके बाद फिर आता हूं। ज़रा हीर बीबी को बीच में कहीं जाना भी है, लेकिन मैं उनका पहले कमेंट लूँगा। लेकिन इस बारे में जैसे मैंने कहा बड़ा हसास इशू है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहली ही कराची आमद के मौके पर इस हसास मौजू को किया है, छेड़ा है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। हमारी नुसरत सहर अब्बासी ने कहा ना कि GDA हो या फंक्शनल में हो, लेकिन इनकी आवाज़ अपोजिशन में कहीं भी हो बड़ी उठती है। और इसी तरह हीर सोहो का भी, चाहे किसी भी जमात में हो, नजीब साहब का मैंने आपको कहा जी हीर। जो देखिए एक बात है ना कि एक लोग कहते हैं जो अमेरिका में पैदा हो जाए तो फिर अमरीकी हो जाता है। खैर कुछ लोग कहते हैं नहीं ब्रिटेन में पैदा हुआ उसको नहीं मिलता, लेकिन ये कहते हैं कि एक जनरेशन पैदा हो गई, उनके बाप भी यहाँ पैदा हुए, ये 3rd जनरेशन गालिबन 4th जनरेशन तक आ गई है ना, तो उनके साथ जाती है वो कहाँ जाएंगी बीबी? मुझे इनका ये हल तो नहीं है कि अगर 4 जनरेशन आ गई हैं तो उसका बर्डन, मैं बता रही बर्डन सिंध पे क्यों? चले ठीक है, अगर मतलब ज़्यादा सिंपैथी है, हमदर्दियाँ हो रही हैं कि भाई इनका हल निकलना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के सेंसिटिव इशू उनको अपनी जो सीनियर क़यादत है उनसे डिस्कस करना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, उनकी पार्लियामेंट कमेटी में डिबेट होनी चाहिए, उनके कैबिनेट में डिबेट करके फिर आप उसको मीडिया पे लेकर आएँ, आवाम में लेकर आएँ, ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले कि आप मीडिया में लेकर आते हो आवाम में और फिर रिएक्शन जो आता है वो ज़्यादा PTI के लिए नुकसानदेह है, तो मैं समझूंगी कि ज़्यादा बेहतर है। दूसरी ये कि सिंध की आवाम कभी भी नहीं मानेगी इस चीज़ को, कभी भी कोई भी नहीं मानेगा। आपके रिसोर्सेज हैं नहीं। अभी भी आपने देखा बजट है 59 बिलियन आपने जो है ना कटौती कर दी, क्योंकि आपको जो 24 बिलियन जो है ना कटौती कर दी है। आपको फेडरल का बजट देता नहीं है। बहुत सारे मसाइल है, पानी का आपका इशू आपके सामने है। हमारा अब इंडस्ट्रियल आप देखें कि वो जो है ना इंडस्ट्रियल हमारा तबाह हो रहा है। कालाबाग डैम को, जब आप बादशाह डैम की बात करते हैं, कालाबाग डैम को लेकर आ जाते हैं। कोटी डाउन स्ट्रीम से लेकर आप पूरी आपकी तरफ, क्योंकि पानी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। कराची में पानी की शॉर्टेज है, तो जितने लोग आबाद हैं तो वो रिसोर्स भी तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कैसे देंगे? अच्छा फेडरल आपकी सपोर्ट करता नहीं, सिंध गवर्नमेंट के जो वसाइल इतने हैं नहीं, और फिर इतनी बड़ी आबादी को जो ये सोच कर आए थे कि भाई जंग होगी, जंग में आपने टेम्परेरी उनको कैंप में रखा, उनको वापस लेके जाएंगे। लेकिन बंगाली तो 70s के जो आए हुए हैं नहीं, देखिए वो उसके लिए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही कि 80 तक 84 तक जो भी आ गए थे उनकी तो नेशनलिटी कार्ड वगैरह का इशू जो था उसमें तो पॉलिसी थी कि भाई ठीक है, उनको जो उस वक्त तक का 80 तक से पहले जो आया था उसके लिए तो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की भी है, नादरा की भी है पॉलिसी। लेकिन उसके बाद जो आया वो गैर कानूनी है, उनको अपने शहर अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। और इसमें वापस जाएगा अपने मुल्क में, अगर ज्यादा देखिए पंजाब क्यों नहीं रख रहा, खैबर पख्तूनख्वा क्यों नहीं रख रहा,
बलूचिस्तान की भी आप क्राई सुन रहे हैं, क्योंकि दो छोटे सूबे खासतौर पर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की हमेशा इस सवाल से रिजर्व रही है कि हमारे रिसोर्सेज वैसे ही कम है, हमें वैसे दबाया गया था, ऊपर से आप गैर आबाद लोगों को बिठा के जो मुकामी आबादी है वो जो है ना वो कम होती जा रही है। आज हम सब सिंधी, जितने भी सिंधी हैं रहने वाले, चाहे उर्दू बोलने वाला या जहाँ सिंधी है, वो कहता है कि भाई हम कहाँ जाएंगे, मतलब आप जब ये सेंसस होता है तो कहेंगे सिंधी कम हो गया। तो ये चीज़ें सोचने की है, कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। खासतौर पर अफगानी का जो इशू है वो सेंसिटिव इशू है। पहले PTI खुद डिबेट करे कि पॉसिबल है क्या, मैं ये सवाल कर रही हूँ, क्या खैबर पख्तूनख्वा में रखेंगे, क्या खबर पर तो रिसोर्स देंगे? छोटा सा सवाल कर रही हूं। मैं तो तुम्हें तफसील से मौका दूंगा, जरा नजीब इनके जवाब दे दे जरा हीर के। दो बातों पे, एक तो सबसे पहले हम सब सिंध के वासी हैं, यहीं पे पैदा हुए, यहीं रहते हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा कर लें कि सिंध के अंदर अल्लाह ने इतनी नेमतें और इतने मौके रखे हुए हैं कि पाकिस्तान के भी हर खित्ते से जो भी आता है वह यहाँ पर रोज़गार तलाश करने के लिए आता है। और यहाँ पर चूँकि हमारे मुल्क ने इस तरह से फैला और इस तरह से तरक्की की कि मौके और दीगर इलाकों तक, देही इलाकों तक और उधर तक कम पहुँचे, क्योंकि कराची में, सिंध में मौके हैं तो रोज़गार की तलाश में लोग यहीं आके बसते हैं, पाकिस्तान के दीगर सूबों से भी, देही इलाकों से भी। तो एक तो इसको अटेंड करना चाहिए कि हम रोज़गार और मौके और अपॉर्चुनिटीज़ माची लोगों के घरों के और इलाकों के करीब पहुँचाएँ, एक बात। दूसरी बात ये है क्योंकि जब हम उसको मानते नहीं तो सेंसस के अंदर ज़ाहिर है वो पानी भी पी रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट में भी सफ़र कर रहे हैं, यहाँ के कराची के, सिंध के वसाइल भी यूज़ कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि वो गिनती में नहीं आ रहे। तो नतीजा उसका क्या निकल रहा है कि यहाँ के जो वसाइल एलोकेट होते हैं सिंध के लिए, रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं, उसमें वो गिनती में ही नहीं होते, तो वो पहले ही कम होते हैं। तो मैं समझता हूँ इसको कौमी बुनियाद पे बड़े फैलाव के साथ, बड़ी वसीउ नज़री के साथ देखा जाना है। और ये बात मैं इनसे मुत्तफ़िक हूँ कि ये अगर भारी बोझ हो तो उसको बहुत सारे सूबे मिल के उठाएँ और बांट के उठाएँ, लेकिन बोझ को उठाया जाना है, ये कोई ना कोई फ़ैसला होना है, क्योंकि ये ऐसे सदियों में अगर 44 अशरे गुजर गए तो फिर पूरे 100 साल गुजर गए। जी नुसरत, अब आप मैंने सुना तफसील से दे सकते। अब मैं एक तो पहले तो मुझे पीपल्स पार्टी से भी इख्तलाफ है, क्योंकि ये अभी का मसला नहीं है, ये तो बहुत पुराना मसला है। और मुझे याद है कायम अली शाह साहब का स्टेटमेंट है पिछले उसमें, जब वो CM थे तो उन्होंने फ्लोर पर कहा था कि इतने लाख, तकरीबन 30 लाख के करीब उन्होंने ये फिगर दिया अंदाजन, और कहा था ये हमारे ऊपर बोझ है और हमने इनको वापस भेजना है। ओ भाई, इतने सालों से अगर ये था। अच्छा, दूसरा ये हुआ मुजाहिद साहब, आपको भी पता होगा, अपने मकासद के लिए, यानी आपको वोट लेना है तो आपने धड़ाधड़ देर ही नहीं की। आपने सखर में भी देखा, आपने पीपल्स पार्टी के कितने ऐसे हुक्मरान हैं जिन्होंने इनके शनाख्ती कार्ड खुद बनवाए और उनसे बाकायदा वोट बैंक लिया है अपने जीतने के लिए। और उसके बाद जनाब वो कहते रहे, कराची में भी ये हुआ है, कराची में भी ये हुआ, मतलब ये कि वो पैसे देकर और बेचारे गरीबों से आप सियासी तौर पर तो उनसे फायदा लेते रहे। तो भाई ये बहुत पुराना मसला था, इसको जितनी भी गवर्नमेंट आई, इमरान खान की तो अभी आई है पहली बार, लेकिन इससे पहले नवाज लीग की भी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की कई बार हुकूमत थी, उन्होंने इसको अपने फ़ायदे के लिए तो इस्तेमाल किया, लेकिन इसका सही मसला हल निकालने के लिए किसी ने एफर्ट्स नहीं लिए। तो लेना चाहिए था। और दूसरी बात, अभी जो इमरान खान ने एक बात में लेना चाहिए था इसको, जब GDA हर मरहले में रही है, बिल्कुल लेना चाहिए था। और दूसरी बात, इमरान खान के पास ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ MNA जो हैं वो यहाँ सिंध से हैं, मुझे तो उन पर भी सवालिया निशान उठता है। शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, और कितने इनके हैं, हमारे सदर पाकिस्तान सिंध से हैं भाई, हमारे दूसरे जितने भी वजारतें ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कराची से लिए। तो ये इतना आसान नहीं होगा खुदारा। अभी कराची में तो आपने, अगर मैं पूरे सिंध की बात करूं तो इमरान खान साहब, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है, मुझे तो सिंध का करप्शन खत्म करवा के दें। यहाँ के जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने यहाँ का पैसा भेजा हुआ है, मुझे वहाँ वो करें, यहाँ का कचरा साफ कराएं, यहाँ के आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करवाएं। हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं, पहले इन मसाइल से निमट लें, उसके बाद इसकी तरफ आएंगे, और वो फिर आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लें। सबसे मेन चीज ये है, देखिए ये बहुत अहम चीजें होती, इतना आसान नहीं है कि आपने पार्लियामेंट क्यों नहीं, वेल एंड गुड मुजाहिद साहब, पार्लियामेंट में इस चीज को डिस्कशन में लाएं। ये इतना आसान नहीं है कि एकदम से आपने एक सेंसिटिव इशू को छोड़ दिया। लेकिन ये सवाल भी अपनी जाएगा कि पार्लियामेंट में दो सूरत हाल होते हैं, जो बहुत अहम हसास मसले होते हैं, पार्लियामेंट का
मुश्तरका इजलास एक, या पहले सिंध असेंबली की में लाया जाए? तो मैं वही कह रही हूँ अच्छा। ना कि और बहुत सारे मसले अभी पड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत बहुत लंबा टास्क लिए हुए हैं, बड़ा उनका मंशूर जो है वो ऐसा है, पहले उनका आ जाते आप, क्योंकि हम सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें कि आपने कहा मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा, मैं मुल्क से करप्शन का पैसा जो गया हुआ है मैं वो वापस लाऊंगा, और उसके बाद इस मुल्क में तालीम है, हेल्थ है, इन तमाम चीज़ों को बेहतर करना है। ये बहुत अहम मसाइल हैं, पहले इनको देखें। और इन ये भी मसला है, ये हमारे ऊपर सिंध पर बोझ है भाई, क्यों सिंध ही क्यों करे? जब इंडिया से माइग्रेशन हो रही थी उस वक्त भी सिंध ही रास्ते में आ रहा था और वहां से उनको भेज दिया कि आगे है, पाकिस्तान आगे है। अरे भाई खुदारा, हम सिंध वालों को, ठीक है रिसोर्सेज हैं, सिर्फ सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान भी फुल ऑफ रिसोर्सेज एक सूबा है, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। सिंध बहुत मसाइल से गुजर रहा है, हमारा पानी हमारा हक नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा बात है, हम सफर करते आ रहे हैं, हमारा जो आबादगार है वो खत्म हो चुका। आबादगार की तो हालत बहुत ख़राब है। आप कहते हैं कि सिंध में बड़ा 4 मौसम होते हैं, सिंध बड़ा रिसोर्सेज से भरा हुआ है, लेकिन जब तक पानी नहीं होगा यहाँ आप क्या दे सकते हैं? यहाँ कुछ नहीं है, थर में बच्चे मर रहे हैं। सबसे बड़ी हमारी मुसीबत तो पीपल्स पार्टी ने डाली हुई है। हुकूमत करते हैं, रूल करते हैं, लेकिन अपना आप बनाते हैं, अपने आप को बनाते हैं। सिंध को निचोड़ कर उन्होंने चूस के खा लिया है, ख़त्म कर लिया है। ये सिर्फ कहने की हद तक है कि सिंध का वो भी सियासी तौर पर सिंध का कार्ड खेलते रहे, नहीं PTI को तो हम अच्छे ही मशवरे देंगे ना, क्योंकि हम इनके अलाई हैं और हमने इनका इसलिए साथ दिया कि इन्होंने अच्छा टास्क लिया हुआ है। जी नजीब साहब, कोई इनके जवाब, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना पड़ा है। देखिए 70 साल में से पिछले जो 35 साल के लगभग है ना, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी, आप 85 से ले लें, जुनेद साहब की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, और उसके बाद फिर वो चलते रहे, तो ये मामलात गंभीर हुए हैं। मैं समझता हूँ लम्हे फ़िक्र यह है, और ये बात बिल्कुल सही है हमारे बहन की, कि प्रायोरिटाइज़ किया जाए, और यकीनन जो जब एलाइज होते हैं उनसे भी मशावरत की जानी चाहिए, की जाएगी। लेकिन एक फूड फॉर थॉट है कि जो कौमें, अब मैं बताऊं कि अफरादी ताकत, नुसरत कह रही थी कि इशू इस वक्त करप्शन था, इशू इस वक्त जो था कि सिंध में जो खुद कहते हैं कि जनाब बच्चे पैदा हो रहे हैं, आते ही खास साहब को एक हसास मौजूद जिस पे वो तो ये कहते हैं कि बहुत आसान है, लाओ हुकूमत में बच्चे मर रहे हैं, आप इस पे नजर डालें, वहां की गंदम उठाकर बाहर भेजी जा रही है। ऐसा है कि ये वो इशू है जिसमें कहते हैं लड़ाओ और हुकूमत करो, यानी अभी आए नहीं कि एक दूसरे से इस इशू आपको कालाबाग डैम और बंगाली और अफगानी वाले इशू को इशू है, लेकिन इससे बड़े इशू और बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाईलाइट क्या हुआ खान साहब के जाने के बाद? इसमें कोई शक नहीं। देखिए मैं आपको एक बात, ये बिल्कुल सही बात है कि मसाइल बड़े गंभीर हैं, लेकिन ये भी एक ऐसा मसला है जो नीचे, जिसमें करप्शन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि एक लोग आपके घर में रह रहे हैं। जैसे ये कह रही थी कराची का मसला खान साहब की पार्टी को जानना चाहिए, करप्शन है, स्ट्रीट क्राइम है, लॉ एंड ऑर्डर है, गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ ये भी इशू है जिसको आपने उठाया, इस पर गुफ्तगू करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बलवी आपको खुशामदीद कहता है। नजीब भाई, जैसे नुसरत भी कह रही थी, और ये तो आपके अलाए हैं, चलिए हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी MKM वाले तो अभी तक इस पर कोई रद्दमल का इजहार नहीं आया, ये अलाए थे क्या? और आपके लिए भी मुझे मिल रहा है कि आपकी पार्टी का कायद, आपके प्राइम मिनिस्टर अब ये कहें नहीं जी उन्होंने गलत ऐलान किया, ये भी तो मुश्किल हो जाती है। नुसरत आपके पीर पगार कोई बयान दे देंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी ना उनका कंट्रडिक्शन। नहीं पीर साहब ने भाषा डैम के लिए खुद कहा और खुद उन्होंने पहला कोई बयान हो जाए। देखिए होता क्या है कि जो लीडर है ना, वो लीडर होता ही इसलिए है कि उसका विजन थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए, दूररस होना चाहिए। उसने एक पूरी कौम जो मुख्तलिफ होना चाहिए, लेकिन मुतलक़ल अनान नहीं होना चाहिए। मुतलक़ल अनान तो यानी उसको मुतलक़ल अनान का मतलब ये है कि दीगर लोगों की राय को भी तारीख बईद भी और करीब भी, जब भी कोई मुतलक़ल अनान बना है, अल्लाह के निज़ाम में उसका अंजाम बुरा हुआ है। हमने यही कुरान शरीफ में भी पढ़ा, और जितनी अब हमारी उम्र है हम देखते रहे, और किसी मुतलक़ल अनान का दुनिया के अंदर अंजाम हमने अच्छा नहीं देखा। हैविंग सेड दैट, लेकिन लीडर को तमाम चीज़ों को देखते हुए और एक कौम को एक जगह मरकूज़ भी करना है। डैम एक ज़रूरत है वो पूरी कौम की, और इस वक्त जिस तरह से पानी की दुनिया के अंदर भी क्राइसिस हैं
और पाकिस्तान के अंदर चूँकि इस पर तवज्जो 60s के बाद तवज्जो नहीं दी गई, तो है क्या कि सब कुछ होना है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही था कि 35 साल में हम तकरीबन सोते रहे और तमाम लिहाज से हमारी कौम नीचे की, हम सिर्फ एक न्यूक्लियर मुल्क बन गए। अब देखिए कितना डिस्प्रोपोर्शनेट है, यानी आप ये सोचें कि हमारा एक तरफ दुनिया के 7 न्यूक्लियर ममालिक में पाकिस्तान बैठा हुआ है और बाकी जितने इंडिकेटर्स हैं, चाहे तालीम है, सेहत है, इन्फेंट मोर्टालिटी है, सोशल कोई इंडिकेटर्स हैं, हर चीज़ में हम दुनिया के 130 ममालिक में 125वें, 127वें, 123वें नंबर पे बैठे हुए हैं। तो यही और भी जो इशू हैं आखिर यही इशू पे अच्छा, लेकिन ज़रा सा एक बात ये समझ जाएं कि अगर कोई चीज़ आपको कैंसर या दीमक आपको लगी हुई है और आप ऊपर से तो चल रहे हैं, क्योंकि 28,000 अरब रुपए का आपका लोन है, आप पूरे मुल्क को गुलामी में देने जा रहे हैं, क्योंकि आप उसको रीपेमेंट का आपके पास कोई प्लान नहीं है, वो सारे इश्यूज भी। लेकिन ये जब तक आप बुनियाद मजबूत नहीं रखेंगे, ये वाली कहाँ से बुनियाद आ गई है अफगानियों की? मैं ये समझता हूँ देखिए आप भी सिंधी हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी के हवाले से इसको डिफेंड कर रहे हैं। आप हकायक मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरी ख्वाहिश क्या है, अपने सिंध सूबे को देखिए, कालाबाग डैम के हवाले से तो यहाँ पर मरने मारने तक की बात आ जाएगी, लोग अपनी लाशें बिछा देंगे, लेकिन इस पर क्योंकि ये 3 सूबों के अंदर करारदादें बार बार, एक सूबे की भी बात नहीं मुजाहिद साहब, अभी केपीके ने आप भाषा बनाए, आप मेहमत बनाए, आप जामीर बनाए, हमने उसके लिए पीटीआई ने नहीं कहा, नहीं अभी आ चुका, देखो उसके पीछे से एक सिलसिला चल रहा है, इस पे आप नाम भी ना ले, आप बिस्मिल्लाह करके दूसरे डैम को बनाए। और ये तो सिंध गवर्नमेंट का भी काम है कि वो छोटे छोटे डैम बनाए, सिंध गवर्नमेंट भी इसमें बिल्कुल नाकारा रही। नाम की वजह से इतना ऑलरेडी खराबी हो चुकी है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि देखें कि बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मैं खुद अल्लाह की मेहरबानी से 40 साल से सिविल इंजीनियर हूँ, बैठ के और एक जगह बैठ के पूरी एक मैक्रो पॉलिसी कि जो सबको, सबसे ज़्यादा सिंध को, पंजाब को, केपीके को और पंजाब बड़ा सूबा है, भाई मुझे पंजाब को ज़्यादा कुर्बानी देनी है। देखिए आप ये, मुझे इल्म है कि आपके लिए मुश्किल होगा कि आपके कायद ने एक बयान दे दिया है, लेकिन ये कहा जाता है कि पाक कराची में पहली आमद जब हुई थी और लोग उन्हें खुशामदीद कह रहे थे, तो उनका ये बयान जो पाक सिंध के लिए हमेशा हसास रहा है। मैं ये नहीं कहता कि 100% इसके लिए तरीक़ेकार निकालना चाहिए, दुरुस्त इसका कोई हल निकाले, क्योंकि रियलिटी है। एक बात बताता हूं, छोटी सी एक बात है, उनको आपको सेटल करना पड़ेगा। छोटी सी एक बात कि इमरान खान साहब ने जब पहली दफा आज से कोई 25 साल पहले थर्ड एम्पायर, बल्कि 30-35 साल पहले थर्ड एम्पायर की बात की थी, तो पूरी दुनिया के लिए वो एक नई बात थी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में मुजाहिद वली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। आपका ख्याल है कि सिंध असेंबली में बिल रखा जाए? बिल्कुल, मैं तो हम तो जमा कराएंगे ये चीजें, कौमी असेंबली में और जाएं, सेनेट में जाएं, इस पर बहस करें और इसका कोई कंक्लूजन निकाले, हल निकाले। अब ये नहीं कि सिर्फ सिंध ही सफर करे हमेशा, ये कि मुखालफत भी नहीं बल्कि उसका हल निकाले। आप सिर्फ सिंध पर ना, देखिए इसको हंग लटका बना, और इस पर हाँ, और ये कि सिर्फ सिंध ही क्यों, देखो 3 और 4 सूबे हैं ना, बलोचिस्तान में आबादी कितनी सी है, एरिया कितना है, अब एरिया कितना है, अब हमारे लिए तो चारों बराबर होने चाहिए ना मुझे सब, चारों बराबर होने नहीं चाहिए। पंजाब बड़ा सूबा नहीं है, पंजाब भी थोड़ा शेयर ले ले, आप वहां शेयर ले ले। आप इस तरह करें कि सिंध को कम से कम खुदा ना खास्ता इतना सफर ना करना पड़े कि इनकी आगे आने वाली नस्लें भी नुकसान उठाएं। साथ में ये कहा है कि मैंने ये नहीं कहा कि अभी से शुरू कर दो, उनका कहना है कि जी हम कोई हल पेश करेंगे, लेकिन आप चलें अपने तैयारी की पे क्या हल समझते हैं? चलें पार्लियामेंट साहब, अभी हमारे पास पानी नहीं है, खुदारा हमारे यहाँ कफन दफन के लिए पानी नहीं, ये सबसे बड़ा मसला है। यहाँ तालीम नहीं है बच्चों को, यहाँ पर थर में बच्चे मर रहे हैं, ग़िज़ाई किल्लत है, यानी कहता चुका है। इस पर कोई वफाकी तौर पर हमारे लिए कोई ऐसा मसला हल निकालें, 3 मसलों से हम निकलें, उसके बाद अच्छा नजीब भाई आपको इसका क्या वसाइल, आप क्या तजवीज़ देंगे कराची के? देखिए ये मानना पड़ेगा पीटीआई को कि कराची के लोगों ने और सिंध के लोगों ने आपको इतनी बड़ी तादाद में इसलिए वोट दिए हैं कि आप उनकी नुमाइंदगी करें, ना कि केपी और पंजाब की, है ना। देखिए जो 14 MNA कम बात नहीं है,
40 में से सिर्फ बड़ा मैंडेट दिया जनाब, और कराची से निकलकर सिंध के बड़ा मैंडेट दिया है, और हमने इनके साथ इलाहा कर कर हमारा वोट इनको नुकसान हुआ है जनाब। हमारा वोट गया है। आप खान साहब को क्या तजवीज़ देंगे? 1 2 3 इस पर जो भी लोग जहाँ जहाँ हैं वो वसाइल तो पूरे इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, सीवेज में भी अपना हिस्सा वो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी बात हुई नंबर 1 कि हम कम से कम जो आने वाले मजीद हैं उनको ब्लॉक करें सरहदों से, ताकि जो प्रॉब्लम हो चुका है वो और ना बढ़े। एक दूसरा ये कि इसके ऊपर एक कौमी फोरम्स के ऊपर सैर हासिल कि अगर कुछ लोगों को अगर वो मुल्क फर्ज कर लें, नहीं मैं कौमी फोरम पार्लियामेंट से बढ़ के तो कोई नहीं है, सेनेट है, पार्लियामेंट है, कि देखिए कौम के जो लीडर जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो बैठ के मेरी एक राय हो सकती है, इनकी एक राय हो सकती है, लेकिन एक कंसेंसस के ज़रिए उसका कोई हल निकलना चाहिए, क्योंकि जब वो आपके दरमियान में हैं और वो एक ऐसी सूरत हाल में है कि आप उनको देख भी रहे हैं और मान भी नहीं रहे, और देख भी रहे हैं और गिन भी नहीं रहे, तो वो क्या हो रहा है कि वो बकिया लोगों के वसाइल, यानी अगर फर्ज कर लें कि 10 लाख हैं, आपने बोला ये 10 लाख नहीं है, गिनती में नहीं आए, तो वो 10 लाख बकिया लोगों के वसाइल को इस्तेमाल कर। मेरे ख्याल में जैसे नुसरत बीबी कह रही थी कि और बहुत सारे इश्यूज हैं, और इस वक्त जबकि अभी 100 दिन भी नहीं हुए हैं, कोई 30-35 दिन हुए हैं, तो पीटीआई के लोगों की और प्रायोरिटीज होनी चाहिए, जैसे करप्शन है, सिंध के वाले तो और बहुत है, सिंध में गज़ाई किल्लत है, पानी है, ये इशू है। मैं ये नहीं कहता कि ये लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो चुका है कराची का, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह करे इन मसाइल से निकले, पैसा लूटा हुआ ले आए, हमारे सिंध का सबसे ज्यादा लूटा पैसा है, खुदारा ये वादा आपका है, ये करके दिखाएं हमें। सिंध में अगर तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ना है तो उससे गुरेज करना पड़ेगा कि अभी फिलहाल वो आवाम सिंध के अवाम में अतमाद बहाल करें, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में उन्हें वोट पड़े हैं, और उसके बाद इन हसास मुतनाज़ा मसाइल को असम्बलियों जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है उनमें एतमाद लेकर जो है वो इस मसले को जो वाकई एक दरीना है और एक लिहाज से इंसानी एतबार से बड़ा अलमिया है, उसको हल किया जाए। मेहमानों का शुक्रिया। मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।